तो साथियों आज डेट है 13 जनवरी 2022 और आज की डेट का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर का यहाँ पर आंसर की मैं लेके आ चुका हूँ, जो कि अपने कॉलेज के जो छात्र गए थे एग्जाम देने आज की डेट में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का उनके द्वारा बताए गए क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। और जितने भी छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने सभी लोग अपना यहाँ पर आंसर की मिला सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें साथियों पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक मैदान जो समचतुर्भुज आकार में है, यदि उसकी एक भुजा 4 मीटर की है तो इसका परिणाम होगा। जिन साथियों ने यहाँ पर मारा होगा ऑप्शन नंबर बी 16 मीटर, उनका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि जब इसका आप सूत्र से लगाएंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो 16 मीटर ही आएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक सिलेंडर में यदि त्रिज्या को आधा किया जाता है और ऊंचाई को दोगुना किया जाता है तो आयतन होगा समान होगा, या बी ऑप्शन अर्ध होगा, या सी ऑप्शन दोगुना होगा, या डी ऑप्शन 4 गुना होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब एक सिलेंडर में यदि त्रिज्या को आधा किया जाएगा तो क्या होगा, आधा ही होगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। जितने भी छात्र गए थे आज की डेट में एग्जाम देने जिन्होंने बी ऑप्शन मारा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि एक गोले की त्रिज्या को 10% तक बढ़ाया जाता है, आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगा 10/1 या 33.1, या यहाँ पर आपको दिया गया अलग अलग। देखिए, यदि ये गोले की त्रिज्या को 10% तक बढ़ाया जाता है तो जो उसके आयतन में वृद्धि होगी वो आपका होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, मतलब कि 33.1% होगा इसमें वृद्धि। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी छात्र बी ऑप्शन मारे होंगे, टिक किए होंगे बी ऑप्शन, उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि दो वृत्त का क्षेत्रफल एक संबंधी 2 के अनुपात में है, यदि दोनों वृत्तों को एक वर्ग के अवस्था में मोड़ा जाता है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 1/2 होगा, या 1/4 होगा, या 1/करनी में 3 होगा, 2 होगा, या 1/3 होगा। तो देखिए, दो वृत्त का क्षेत्रफल 1/2 के अनुपात में है, तो यदि दोनों वृत्तों के एक वर्ग की अवस्था में मोड़ा जाता है तो उनके क्षेत्र का जो अनुपात होगा साथियों वो आपका 1/2 आपका √2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल मैच करा है, तो हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1.6 मीटर लंबे एक अवलोकक एक टावर से 20 करनी में 3 दूरी है, इसके आँख से टावर के शीर्ष तक उन्नयन कोण 300 है, तो टावर की ऊंचाई होगी। देखिए, आप इसको सूत्र के अनुसार जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसमें से कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा। आप सूत्र में इसके अनुसार इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका जो सूत्र होता है उन्नयन कोण का उसके अनुसार आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने इसको सॉल्व किया, इसमें कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा था, तो डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि एक वस्तु पर बाहरी बल अप्लाई करने पर आकृति परिवर्तित हो जाएगा, परंतु जब हम उस बल को हटाते हैं तब वह पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। यह गुण कहलाता है प्लास्टिसिटी, या प्रत्यास्थता, या तन्यता, या लचीलापन। तो साथियों इस नियम को हम बोलते हैं जो कि प्रत्यास्थता का नियम। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए साथियों, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि पार्श्व स्ट्रेस और रैखिक स्ट्रेस का अनुपात कहलाता है प्रत्यास्थता गुणांक, या दृढ़ता गुणांक, या बल्क मॉड्यूलस, या पायसन का अनुपात। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी दृढ़ता गुणांक। बी ऑप्शन बिल्कुल मैच कराएं, और बी ऑप्शन जिन छात्रों ने मारा होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। सॉरी दोस्तों, ये दृढ़ता गुणांक कैसे होगा, इसका तो यहाँ पर होना चाहिए प्रत्यास्थता गुणांक, क्योंकि पार्श्व स्ट्रेस रैखिक जो अनुपात कहलाता है वो प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि एसआई पद्धति में समय की इकाई है दिन, या घंटा, या मिनट, या सेकेंड। एसआई पद्धति में साथियों जो दिन की इकाई होती है वो ध्यान रखिएगा सेकेंड होती है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु का एक मैकेनिकल गुण है, जैसे कि रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी या फ्यूजिबिलिटी या मेलिएबिलिटी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम मेलिएबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में कौन सी अलौह धातु का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन कापर का, बी ऑप्शन ब्रॉन्ज का, सी ऑप्शन एल्युमिनियम का, डी ऑप्शन टीन का। तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो यहाँ पर जो अलौह धातु प्रयोग किया जाता है साथियों, उसको बोला जाता है एल्युमिनियम। क्या प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि एक प्रेरक वस्तु के खिलाफ घर्षण बल की दिशा क्या है। ए ऑप्शन से जुड़ा हुआ है, बी ऑप्शन वस्तु के विपरीत है, सी ऑप्शन वस्तु के समानांतर है, या डी ऑप्शन वस्तु के लिए लंबवत है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि वस्तु के विपरीत है। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं साथियों 12 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि जो वस्तु बल पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं। धातुओं के प्रकार या संपर्क सतह बोलते हैं, या संपर्क धातुओं की मात्रा या धातुओं की गुणवत्ता। तो जो घर्षण बल पर निर्भर करता है साथियों, उस धातु को हम बोलते हैं संपर्क सतह, जो कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या है। ए ऑप्शन हिंटिंग, कूलिंग और समन, या बी ऑप्शन देंगे कि समन, कूलिंग और हिंटिंग, सी ऑप्शन देंगे हिंटिंग, शॉकिंग और बुझाना, समन, या डी ऑप्शन देंगे कि शॉकिंग, समन और कूलिंग। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी कि हिंटिंग, शॉकिंग और बुझाना, समन। ये आपका होता है एक सीक्वेंस में। तो सी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों क्वेश्चन नंबर 14 में कि कौन सी प्रक्रिया संतुलन की स्थिति पैदा करती है। ए ऑप्शन एनेलिंग और हार्डनिंग, बी ऑप्शन नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग, सी ऑप्शन एनेलिंग और नॉर्मलाइजिंग, या डी ऑप्शन नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्टील की टेम्परिंग करने का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन भंगुरता को कम करने के लिए, बी ऑप्शन नम्यता को दूर करने के लिए, सी ऑप्शन कठोरता को बढ़ाने के लिए, और डी ऑप्शन दिया गया था भंगुरता को बढ़ाने के लिए। तो साथियों स्टील की जो टेम्परिंग की जाती है वो इसलिए की जाती है कि भंगुरता को कम किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था कि एक चक्र पूरा करने के लिए आवश्यक समय को जाना जाता है। समय, अवधि या आवृत्ति या आयाम, या इनमें से कोई नहीं। एक चक्र पूरा करने के लिए आवश्यक समय को जो जाना जाता है साथियों, वो केवल समय की अवधि के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था कि प्रतिरोध और इम्पीडेंस का अनुपात कहलाता है। ए ऑप्शन इंडक्टेंस, बी ऑप्शन पावर कारक, सी ऑप्शन आयाम, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है बी ऑप्शन पावर कारक। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक सेकेंड में एक तरंग की संख्या कहलाता है द्वारा पूरे किए जाने वाले चक्रों की आवृत्ति या समय अवधि, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड में एक तरंग के जो संख्या कहलाता है, जो पूरे किए जाने वाले चक्रों की जो होती है साथियों, उसको बोला जाता है आवृत्ति। क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। जिन छात्रों ने मारा होगा ए ऑप्शन, उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए साथियों 19 को, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि वायुमंडलीय दाब को खाली स्थान से मापा जाता है। जो वायुमंडलीय दाब होता है साथियों, उसको बैरोमीटर से मापा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको कन्फ्यूजन करने के लिए यहाँ पर मैनोमीटर भी दिया जाएगा, हाइड्रोमीटर भी दिया जाएगा, और इनमें से कोई भी नहीं दिया जाएगा। तो आप मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि शून्य लेवल से ऊपर मापे जाने वाले दाब होता है।
ए ऑप्शन परम दाब, बी ऑप्शन गेज दाब, सी ऑप्शन ए व बी दोनों और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको परम दाब के नाम से जाना जाता है। यदि आप इस तरह की डेली जानकारी चाहते हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। आपको हर एक जानकारी समय समय पे मिलती रहेगी।